आज का हमारा टॉपिक है गोली पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें उसके बाद हम लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी गोली पृष्ठ से ही मिलके हमारा क्या बना होता है, लेंस बना होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो अपवर्तन पढ़ा है, पर किससे? समतल पृष्ठ से। यानी हमने अपवर्तन जो पढ़ा है वो किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, इसमें हमने प्रकाश का अपवर्तन देखा है। बट अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं गोली पृष्ठ पे प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। आइए देखते हैं, बात करते हैं गोली पृष्ठ के लिए चिन्ह परिपाटी। अब यहाँ पे ये जो पूरा दिया गया है इसको मैं समझा दे रहा हूँ। मान लेते हैं हमारे पास एक इस तरह का गोली पृष्ठ है, इधर हमारा एक माध्यम है, दूसरा हमारा ये वाला माध्यम है। यहाँ तो मैं मान लेता हूँ हमारे पास हवा है यानी एयर है, ये हमारा एक माध्यम है, एक पर गोली माध्यम है जिसका अपवर्तनांक क्या है, n है। तो अब देखिए, अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई इस दिशा, इस यहाँ से, ये हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। यहाँ से कोई वस्तु रखी गई है तो इस दूरी को बोलेंगे ऋणात्मक, और इस बिंदु से इस दूरी को बोलेंगे धनात्मक दूरी। अब ध्यान रखिएगा, अगर ये जो लाइन है, अगर इसके ऊपर कोई वस्तु रखी गई है तो क्या होगा, इसकी लंबाई धनात्मक लेंगे, इसकी लंबाई क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, जबकि नीचे की लंबाई को क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। इस तरीके के हम लोग चिन्ह परिपाटी यूज करेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कि एक यहाँ पे वस्तु रखा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसका एक बार डायग्राम भी बना दे रहा हूँ। वस्तु रखा गया है, प्रकाश किरण ऐसे गई, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब इसका अपवर्तन होगा, पर पहले क्या बनाएंगे, इसका अभिलंब बनाएंगे। इसका अभिलंब क्या होगा, इस बिंदु पे लंबवत। ये क्या है, इसका वक्रता केंद्र है, ये वाला। अब क्या हुआ, प्रकाश किरण जो है अभिलंब से क्या होगी, अभिलंब पर मुड़ेगी। जब यहाँ मुड़ी तो क्या हुआ, प्रकाश की किरण ऐसे चलेगी, यहाँ कहीं बनेगा नहीं इसका प्रतिबिंब। तो बनेगा प्रतिबिंब कहाँ, पीछे। तो यहाँ बन रहा है इसका प्रतिबिंब यहाँ पे। अब देखिए, इस बिंदु से ये दूरी क्या होगी, हमारी u होगी, यानी वस्तु की दूरी। और यहाँ से क्या हमारा प्रतिबिंब की दूरी, और ये हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ समझने वाली बात है कि जो हमारे पास, अगर हमारा जो ये वाला माध्यम है वो n1 माध्यम है यानी विरल, और इधर वाला हमारा क्या है, n2 है, सघन। ये सघन विरल कुछ भी हो सकता है, दोनों कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा इसके लिए जो सूत्र है वो हमारा क्या है, देखिएगा, n2/v यानी किसकी, प्रतिबिंब की दूरी, माइनस n1/u इक्वल टू हमारा क्या होगा, n2 माइनस n1/r। ये हमारा इस गोली पृष्ठ के लिए सूत्र है। क्या निकालने के लिए, अगर वस्तु की दूरी दी गई है तो कितनी दूर पे बनेगा प्रतिबिंब, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, इन सब के लिए हमारा एक जो है फार्मूला होगा। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे, अगर हमारा एक माध्यम जो n1 माध्यम था, अगर वो क्या होता, वायु होता, तो क्या हो जाता हमारा, तो यहाँ पे हमारा n2 को हम लोग क्या बोलते हैं, n बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या फार्मूला हो जाएगा हमारा, n/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होगा हमारा, n माइनस 1/r। हमारा इस तरह का फार्मूला हो जाता। आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमने ये फार्मूला जो हमारा है वो सबके लिए है, चाहे हमारा एक माध्यम इस तरह का माध्यम हो। देख क्या होता है, ये हमारा एक ही हो गया, हमारा एक इधर का एक इधर का, ये हमारा इस तरीके का हो, दोनों के लिए हमारा क्या है, वैलिड है। आइए आगे बात करते हैं हम लोग एक उदाहरण के बारे में। कह रहा है कि हवा में स्थित किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच की एक ऐसी गोली सतह पर आपतित होता है जिसकी वक्रता क्या दिया है, आर दिया हमारा 20 सेंटीमीटर। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कह रहा है गोली सतह पर आपतित होता है जिसका वक्रता त्रिज्या क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर, और उसका अपवर्तनांक क्या दिया है, हमारा जो n2 है वो क्या दिया है, 1.5। n2 क्यों बोला, क्योंकि n1 हमारा क्या है, वायु है, यहाँ दिया गया है हवा में स्थित। कह रहा है कांच की सतह से प्रकाश के स्रोत की दूरी, कांच की सतह से प्रकाश के स्रोत की दूरी कितनी है, u हमारा है 100 सेंटीमीटर, पर माइनस में रहेगा क्योंकि दूरी है ना, इधर की दूरी क्या लेंगे हम लोग, ऋणात्मक लेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं, बताइए कि बिंदु स्रोत से प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पर यहाँ एक चीज समझने वाली है कि यहाँ पे
हमें v निकालना है तो क्या करेंगे, n2 बाई v माइनस n1 बाई u इक्वल टू क्या होता है हमारा, n2 माइनस n1 बाई r होता है। अब निकालते हैं डायरेक्ट। अब यहां देखें, यहां हम लोग क्या करेंगे, यहां हमारा हो जाएगा n2 कितना है 1.5 v माइनस n1 कितना है हमारा 1 है अपॉन 100 पर u क्या माइनस 100 है, n2 क्या है 1.5 माइनस 1 बाई आर की वैल्यू क्या है हमारा 20 दिया है। देखिए 1.5 b इक्वल टू प्लस 1 बाई 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 बाई 40 बचेगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 1.5 b के बारे में तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 40 माइनस 1 बाई 100। तो यहाँ से होता है 100 माइनस 40 अपान 4000। यहाँ से हमारा जो v आएगा, v आ जाएगा 4000। देखिए यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं ना इसको डायरेक्ट, चाहे तो इसको लिख दें क्या 3 बाई 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हमारे पास बचेगा 60 बाई 4000। यहाँ से कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा 3 बाई 2b इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 बाई इसको लिख सकते हैं 200। ये कैंसिल होगा कितना बचेगा 100 बचेगा, ये कैंसिल होगा 1 बचेगा, यानी v कितना आ जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर। क्या आ गया हमारा 100 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा प्रतिबिंब। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला हमारा है एक नया कॉन्सेप्ट जिसमें बात किया गया है गोलीय पृष्ठ का मुख्य फोकस क्या होता है। अब बात करते हैं हम लोग मुख्य फोकस के बारे में। अब देखिए, अब हमारे पास क्या दिया गया, एक उत्तल पृष्ठ है, ये वाला हमारा क्या है उत्तल पृष्ठ है के लिए प्रथम फोकस की बात हो रही है। देखिए यहाँ पे अगर इस फोकस से जो भी प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, हमारा द्वितीयक फोकस का प्रथम फोकस क्या होता है, इस जहां उस फोकस से जो भी प्रकाश की किरण निकल रही हैं अपवर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष यानी मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या हमारा प्रथम मुख्य फोकस है। आइए अब बात करते हैं द्वितीयक मुख्य फोकस क्या होता है। जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष है, हमारा क्या होता है, हमारा मुख्य अक्ष है, ध्यान रखिएगा हमारा क्या होता है, इसे हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण आती हैं अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पे मिलती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मुख्य फोकस। पर इसको बोलते हैं द्वितीयक मुख्य फोकस, यानी हमेशा यही यूज होगा हमारा, इसको बोलते हैं द्वितीयक मुख्य फोकस। आइए आगे बात करते हैं लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है, लेंस हमारा एक पारदर्शी क्या है, पारदर्शी माध्यम जैसे कांच से बना होता है। उसमें क्या होता है, लेंस हमारे अलग अलग प्रकार के होते हैं जिसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब देखिए जो क्या होता है, दो गोलीय पृष्ठ या एक गोली तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। जैसे कि मैं बात करूं, हमारे पास एक कांच का पूरा गोला है, हमने यहाँ से कट कर दिया, हमारे पास बन गया एक संरचना बन गई ना, ये भी हमारा क्या होगा लेंस होगा। हमने क्या किया, इसको इधर से काटा, इसको इधर से काटा, अब दोनों को मिला दिया, क्या संरचना बन गई, हमारे पास संरचना ऐसे बन गई। अगर मैंने क्या करूं, मैं अगर इसमें कुछ और चेंज करना होगा तो हमारे पास कई तरीके हैं इसको कट करने की, तो इस तरीके से हम लोग लेंस बना सकते हैं। आइए बात करते हैं हमारे पास जो कुछ अलग प्रकार के लेंसेज हैं। पहला अगर मैं बात करूं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस वो लेंस जो बीच में क्या हो, मोटे हों और एंड में क्या हो, पतले हों, और किनारों पे क्या हो, पतले हों, से क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। 3 प्रकार का होता है, आइए समझते हैं। ये हमारा उत्तल लेंस की संरचना है, बीच में क्या है देखिए मोटा है और जो है किनारों पे क्या है पतला है, ये हमारा उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले हमारा होता है उभयोत्तल लेंस, दूसरा हमारा होता है अवतलोत्तल लेंस, तीसरा हमारा क्या होगा, देखिए समतल और उत्तल लेंस मिलकर बना हुआ है, इसलिए बोलते हैं इसको समतलोत्तल लेंस। देखिएगा, यानी हमें अगर मैं उसके नाम पे जाऊं तो जिससे मिलके बना हो गया वही नाम लिखा गया है एक तरह से। ये दोनों उत्तल लेंस से मिलके बने हुए हैं, क्योंकि दोनों पृष्ठ हमारा उत्तल है। इसका एक पृष्ठ अवतल है, एक पृष्ठ उत्तल है, और इसका क्या है, एक पृष्ठ उत्तल है, एक पृष्ठ अवतल है, और इसका क्या है, एक पृष्ठ समतल है और एक पृष्ठ क्या है, उत्तल है। चलिए, इस हमारे पास 3 प्रकार के लेंस पाए गए हैं, वही तीनों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो हमने तीनों के बारे में आपको बता दिया। जो हमारा उभयोत्तल लेंस होता है उसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं। जो हमारा पास अवतलोत्तल लेंस है उससे क्या होता है, एक पृष्ठ उत्तल होता है और एक पृष्ठ अवतल होता है।
और इसी को भी सेम को भी क्या बोलते हैं, इन दोनों संरचना हमारे पास क्या है, सेम है, बस देखने की बात है आप किस दिशा से देख रहे हैं। तीसरा हमारा हो गया समतलोत्तल लेंस, यानी एक पृष्ठ समतल लेंस होता है, दूसरा पृष्ठ हमारा उत्तल लेंस होता है। सॉरी, एक पृष्ठ हमारा समतल होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, उत्तल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग समतलोत्तल लेंस। चलिए अब बात करते हैं लेंस की अभिसारी या अपसारी प्रकृति। लेंस की दो प्रकृति होती है, यानी जो समांतर प्रकाश की किरण आ रही है या जैसे प्रकाश की किरण आ रही है, क्या उसको मोड़ रही है किसी एक बिंदु पर, उसको केंद्रित कर रही है या फैला रही है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको किसी एक बिंदु पे केंद्रित करना को बोलते हैं अभिसारी प्रकृति, और इसको दूर दूर ले जाना प्रकाश किरण को बोलते हैं अपसारी प्रकृति। जो हमारा उत्तल लेंस होता है वो होता है अभिसारी प्रकृति का, और जो हमारा अवतल लेंस होता है वो होता है अपसारी प्रकृति का, यानी प्रकाश को दूर फेंकना। इस प्रकार से हम लोग अलग अलग जो है प्रकार, अलग अलग जो हमारे पास लेंस हैं उनकी अलग अलग प्रकृति होती है। पर ध्यान रखने वाली बात है, ये प्रकृति तभी है अवतल या उत्तल या अवतल लेंस की जब हमारा सामने वाला माध्यम क्या है, वायु है। अगर यहाँ का माध्यम बदल गया, जो इसका अपवर्तनांक है, अगर उससे ज्यादा अपवर्तनांक का ये माध्यम हो गया, तब मामला बदल जाता है, ध्यान रखने वाली बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहला हमारा हो गया मुख्य अक्ष। क्या हो गया, अब यहाँ मुख्य अक्ष होता क्या है, जो प्रकाश की किरण इसके लेंस के केंद्र से होके जाती है। देखिए यहाँ इस बिंदु से होके जाती हैं, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। या अगर मैं बात करूं दूसरी बात में, जो प्रकाशिक केंद्र से होके जाती हैं, जो किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र, हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। प्रकाशिक केंद्र वो बिंदु होता है जहां से कोई प्रकाश की किरण अगर जाएगी तो उसका विचलन नहीं होगा, वो जैसे जा रही है वैसे निकल जाएगी, उसको बोलते हैं हम लोग प्रकाशिक केंद्र। आइए बात करते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, अब देखिए मुख्य अक्ष को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कई परिभाषा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि हमारा एक लेंस ए है, तो अगर जिससे मिलकर बना होगा वो ऐसे इस तरह से गोला रहा होगा ना, इसका एक केंद्र रहा होगा, चलिए C1 बोल दे रहा हूँ। दूसरा हमारा लेंस ऐसे है, इसका भी तो किसी से मिलकर बना रहा होगा, इसका केंद्र क्या C2 है। इन दोनों केंद्र को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसी को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। आइए हमारे पास मुख्य अक्ष हो गया। प्रकाशिक केंद्र क्या है, वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए निकल जाती हैं, उसे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। अब बात करते हैं उभयोत्तल अथवा उभयावतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं प्रकाशिक केंद्र क्या होगा, तो इसका प्रकाशिक केंद्र यही होता है, इसका प्रकाशिक केंद्र ये होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समतलोत्तल और समतलावतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने देखा प्रकाशिक केंद्र किसका, हमने देखा है उभयोत्तल लेंस का और उभयावतल लेंस का जो है प्रकाशिक केंद्र देखा। यहाँ पे ये प्रकाशिक केंद्र इसका ये होता है और इसका प्रकाशिक केंद्र ये होता है। इस तरीके से बाकी सबके प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे दिखाए गए हैं, देख लीजिए। और इसका भी प्रकाशिक केंद्र दिखाया गया है, यहाँ पे C और C हमारा क्या है, C हमारा प्रकाशिक केंद्र, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। पर इसका जो प्रकाशिक केंद्र होता है, अवतलोत्तल लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो इसके बाहर होता है, और वही सेम चीज है देखिए यहाँ पे उत्तलावतल लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र क्या है, बाहर है, यानी उस लेंस के बाहर है। तो एक चीज हमने यहाँ पे देख लिया, प्रकाशिक केंद्र वो बिंदु होता है जहां से प्रकाशिक किरण अगर कोई आएगी तो अपने पास से विचलित नहीं होगी, उसे हम बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। तो आइए आगे बात करते हैं मुख्य फोकस अथवा फोकस। अब बात करते हैं मुख्य फोकस अथवा फोकस। तो हमने देखा है कि मुख्य फोकस, अगर प्रकाश की किरणें समानांतर यानी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो जिस बिंदु पे केंद्रित होती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। तो हमारा ये मुख्य फोकस है। या दूसरे भाषा में बोलूं तो अगर यहाँ जो भी प्रकाश की किरण जाती है, निकलती है, वो अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारा हो गया मुख्य फोकस। अवतल लेंस का प्रथम व द्वितीयक फोकस। अगर मैं अवतल लेंस की बात करूं तो देखिए इसका अब यहां से जो प्रकाश किरण आएगी, ऐसे अगर समानांतर, अगर मैं बात करूं प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं, तो ये कहीं में वास्तविक रूप से तो नहीं मिल रही हैं, पर जो किरण आ रही है उसकी दिशा तो ये रही है ना, पर ये आभासी रूप से मिल रही है। ये हमारा क्या होता है, प्रथम फोकस। पर द्वितीय फोकस क्या होगा, ध्यान रखिएगा, जब भी प्रकाश किरण जो समांतर आ रही हैं, क्योंकि अब ये क्या है, ये प्रकाश को फैलाएगा, अवतल लेंस है, तो अब फैलाएगा तो जो अपवर्तित प्रकाश की किरण है वो कहीं मिलेंगे नहीं, पर जहां मिलती हुई प्रतीत होंगी
उसे बोलेंगे द्वितीयक फोकस। और हमेशा हम लोग द्वितीयक फोकस ही यूज करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स वगैरह में। आइए बात करते हैं, हमारा द्वितीयक फोकस हो गया, हमने देख लिया है। बात करते हैं अब, यदि दोनों लेंसों में दोनों ओर एक ही अपवर्तनांक के माध्यम उपस्थित हैं होते हैं तो लेंस का जो हमारा प्रथम और द्वितीयक फोकस होता है वो उसका संख्यात्मक मान बराबर होता है। बस क्या होता है, एक इधर होता है एक इधर होता है, इधर वाले को धनात्मक बोलेंगे इधर वाले को ऋणात्मक बोलेंगे, बस इतना ही है। पर उनका जो मान होता है वो बराबर होता है। अगर ये 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी द्वितीयक फोकस दूरी है तो प्रथम फोकस दूरी भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर ही होगी। चलिए, पर यहां ध्यान रखने वाली बात है कि अगर मैं बात करूं उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या आएगी, हम लोग द्वितीयक फोकस लेंगे हमेशा। अब देखिए, आइए देखिए, अगर मैं बात करूं द्वितीयक फोकस दूरी के बारे में तो हमारा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक है। जबकि उत्तल जो सॉरी अवतल लेंस की फोकस दूरी हाँ ऋणात्मक है। अभी हमने देखा ना यहाँ पे ऋणात्मक इस दिशा में है ना। पर देखिएगा यहाँ पे जो हमारे पास उत्तल लेंस है उसकी द्वितीयक फोकस दूरी क्या है, धनात्मक है। तो यानी हम लोग हमेशा द्वितीयक फोकस दूरी लेंगे तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, और क्या होगी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। ये ध्यान रखने वाली बात है। आइए बात करते हैं पतले लेंस के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, इसको बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे वस्तु रखी गई, पहला माध्यम हमारा N1 है, ये हमारा वस्तु की दूरी हो गई। दूसरा माध्यम हमारा क्या है, N2 है, हमारा यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, हमारे V होगी। अब बात करते हैं ये हमारी ए वी हो गई, मतलब यहाँ जो जो फाइनल जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी दूरी क्या V हो गई। जो संबंध होता है यू बी और एफ में, यह मतलब इसकी फोकस दूरी, तो क्या होता है 1/f जो होता है ना वो बराबर किसके होता है, n-1। ये तुम्हारा फोकस दूरी होगी, n-1 क्या हो गया 1/r1 - 1/r2। ये कब है, जब इसका अपवर्तनांक n हो और बाहर वाले का अपवर्तनांक क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो ये फोकस दूरी का फार्मूला है। और यू बी और एफ में जो संबंध होता है ना वो हमारा हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें फाइनल हम बताते हैं आपको, जो हमारा आंसर आया है देखिएगा। यहाँ पे तो हमारा पतले लेंस के लिए फोकस दूरी का फार्मूला हो गया। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और एक एक करके देखते हैं। देखिएगा हमारे पास ये तो हमारे पास क्या होगा, इसके फोकस दूरी निकालने का फार्मूला होता है, इसी को बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। अब यहाँ अगर N1 है, ये हमारा क्या, अगर मैं इसको बोलता हूँ मान लेते हैं लेंस का क्या है हमारा N2 है, बाहर वाले एक N1 है, जो इसका फार्मूला हो जाएगा लेंस मेकर फार्मूला जो बनाया गया है होगा N2 लेंस का अपान जो सराउंडिंग यानी बाहर का जो माध्यम है -1 1/r1 -1/r2। तो R1 और R2 क्या है, R1 हमारा है इस जो है लेंस की क्या है वक्रता त्रिज्या, और R2 क्या है इस लेंस की क्या होगी वक्रता त्रिज्या। ये हमारा हो गया। अब लेंस मेकर फार्मूला, अब हम बात करते हैं यू बी और एफ में क्या रिलेशन होता है उसको देख लेते हैं। आइए अब देखिएगा होता क्या है हमारा, मैं आपको डायरेक्ट बस फार्मूला बता दूंगा क्योंकि डेरिवेशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। तो देखिएगा हमारे पास क्या फार्मूला होता है 1/v - 1/u इक्वल टू होता है 1/f। ये हमारा होता है लेंस का फार्मूला। आइए बात करते हैं फोकस दूरी के अपवर्तनांक पर निर्भरता। अब देखिए फोकस दूरी अपवर्तनांक पर किस तरीके से निर्भर करेगी। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास फोकस दूरी का क्या फार्मूला है 1/f इक्वल टू है किसका, लेंस का अपवर्तनांक और बाहर का अपवर्तनांक -1 1/r1 - 1/r2। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं इसको तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ना, क्या अगर मैं f लिखूं, f लिख सकता हूं क्या। अब इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, 1/f इक्वल टू आ रहा है। चलिए मैं मानता हूं कि जो हमारा माध्यम है उसका अपवर्तनांक क्या है 1 है। अगर मैं इसको 1 मान लूं, हाउ मान लूं, तो क्या होगा हमारे पास n-1, ये हमारा क्या है लेंस का अपवर्तनांक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा r2 - r1 अपान क्या हो गया r2 r1। इसको अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या होगा, f इक्वल टू हो जाएगा हमारा R2 R1 अपान R2 - R1, और यहाँ क्या बचेगा 1/n - 1। अब देखिए
अगर अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो फोकस दूरी का मान क्या होगा, घटेगा। देखिए तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है। कांच से निर्मित लेंस का अपवर्तनांक n का मान माध्यम पर निर्भर करता है। सामान्यतः जो लेंस को वायु में रखा जाता है, अतः ऊपर दिए गए सूत्र में n जो दिया गया था, ये देखिए ये वाला जो हमने हवा के लिए निकाला है, n के सापेक्ष लेंस का कांच का अपवर्तनांक है। यदि लेंस का वायु के स्थान पर किसी अन्य पारदर्शी माध्यम रख दिया जाए तो n का मान परिवर्तित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप फोकस दूरी f में परिवर्तन हो जाता है। और दिए गए सूत्र से स्पष्ट होता है कि यदि n का मान घटता है तो फोकस दूरी f का मान बढ़ता है। अगर n का मान घटेगा तो फोकस दूरी का मान बढ़ेगा। देखिए ना, अगर n का मान बढ़ेगा तो फोकस दूरी का मान घटेगा। चलिए आइए बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की। तो एक स्थिति के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, एक स्थिति के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पहली जो स्थिति है, यदि लेंस को किसी एक ऐसे द्रव में रखा जाए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम हो। अब समझिएगा, यानी ओवरऑल क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो लेंस का अपवर्तनांक है n2 वो ज्यादा हो उस माध्यम के अपवर्तनांक से। चलिए मैं मानता हूं हमारे पास एक लेंस है, इसका अपवर्तनांक क्या है, n2 है, और इसका अपवर्तनांक क्या n1 है जो बाहर का माध्यम है। तो जो हमारे पास फोकस दूरी का फार्मूला हो जाएगा 1/f, क्या होगा हमारा n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा फोकस दूरी का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे बात हो रही है कि अगर ऐसी कोई स्थिति हो तो यहाँ पे हम लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक कम हो तो, ये पहली कंडीशन दी गई। अगर ऐसी कंडीशन है तो अगर मैं उत्तल लेंस ले रहा हूँ, देखिएगा ये अगर मैं मानता हूँ इसकी भी त्रिज्या क्या है r है और इसकी भी त्रिज्या क्या है r है। देखिए जो पहले त्रिज्या होगी r1 वो क्या होगी हमारी धनात्मक होगी, तो इसको मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको कर दे रहा हूँ मैं r, बस एक इसलिए ताकि हमारे पास एक रिजल्ट मिल पाए। यहाँ पे मैं यहाँ पे r कर दे रहा हूँ और इसका क्या होगा, इधर आए निगेटिव है यानी इसका भी r होगा माइनस r, इसको हटा दें। तो यहाँ से हमारे पास जो 1/f आएगा ना, 1/f देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा लेंस का अपवर्तनांक किसके माध्यम में, उसके जो बाहर का माध्यम है उसके सापेक्ष -1। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2/r बच जाएगा। यहाँ देखिए हमारे पास जो f आ रहा है वो आ जा रहा है r/2 पर नीचे क्या बचेगा हमारा 1/1n2 माइनस 1। ये देखने वाली बात है, यानी अगर जो लेंस का अपवर्तनांक है वो माध्यम के सापेक्ष जितना ज्यादा होगा फोकस दूरी उतना ही कम होगी, और लेंस का अपवर्तनांक उस माध्यम के अपवर्तनांक के जितना ही अपवर्तनांक के सापेक्ष जितना कम होगा, अगर ये वैल्यू कम हुई तो उसमें एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो और कम आएगा और ये हमारा फोकस दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब उसी सारी चीज को यहाँ पे एक एक करके दिखाया गया है और इसमें फाइनल जो है ना पाया गया कि जो हमारा एफ है, यहाँ देखिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक एक करके निकाला गया। पहले क्या निकाला गया है, माना कि वायु में फोकस दूरी एफ है। अगर वायु में फोकस दूरी एफ है और द्रव में क्या एफ है, तो आइए एक बार कंपेयर कर लेते हैं दोनों कंडीशन में। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं मानता हूँ वायु में फोकस दूरी क्या है हमारा एफ है और माध्यम में जो माध्यम बाहर रखा गया है इसमें इसकी फोकस दूरी क्या है एफ है, तो क्या होगा इसमें जो हमारा होगा 1/f जो होगा वो बराबर हो जाएगा लेंस का अपवर्तनांक, ठीक है ना, -1 1/r प्लस 1/r आ जाएगा ना। अभी तुमने देखा था 1/r प्लस 1/r आ जाएगा। उत्तर लेंस लेकर मैं ले रहा हूँ तो यहाँ देखिए अगर मैं एफ की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा r का मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा हमारा r यानी ऊपर हो जाएगा 2r अपन r स्क्वायर ना, तो एक r एक कैसे होगा, क्या होगा 2/r ना। यहाँ देखिएगा अगर मैं इसको पूरा सॉल्व करूँ तो आ जाएगा हमारे पास r/2 और नीचे क्या बचेगा हमारा n-1। अभी तो एफ आ गया। अगर मैं बात करूँ बाहर माध्यम रखा गया तो क्या होगा हमारा एफ हो जाएगा r/2 n ऑफ लेंस किसके रिस्पेक्ट में, बाहर के रिस्पेक्ट में, मीडियम के रिस्पेक्ट में -1। अब जो इसकी वैल्यू होगी ना, इसकी वैल्यू
इस लेंस के यानी जो वायु के सापेक्ष है उससे तो कम ही होगी ना। ये वैल्यू कम हो गई, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, कम होगी। किससे, इससे। इसका मतलब क्या, एफ एल क्या होगा हमारा, ज्यादा होगा एफ ए से। यानी जो हमारा एफ एल होगा जो मीडियम में रखा गया है उसका फोकस दूरी ज्यादा होगी जिसमें वायु के सापेक्ष। यहाँ देखिए यदि किसी लेंस को एक द्रव में डुबाया जाए तो जिसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष से कम है तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, परंतु प्रकृति नहीं बदलती। उत्तल लेंस हमेशा क्या होता है, उसको प्रकाश को केंद्रित करती है। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया, जब कांच के लेंस को जल में डुबाया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। हमने यहाँ पे निकाला भी है कि अगर हम किसी माध्यम रखते हैं तो फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे स्थिति दूसरे के बारे में बात की गई है। यदि लेंस का किसी एक द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो। देखिएगा, अगर मैं बात करूं ये कैसे जल में डुबोया जाए, अगर इसका अपवर्तनांक n है तो बाहर वाले माध्यम का भी अपवर्तनांक क्या हो, n हो जाए तो क्या होगा। देखिएगा, अगर इसका भी n है तो फोकस दूरी का क्या फार्मूला, 1/f इक्वल टू होता है किसका, लेंस का अपवर्तनांक अपान क्या, सराउंडिंग का अपवर्तनांक -1। यही तो फार्मूला है हमारा, याद करिए, n2 - n1, n2/n1, यानी ये क्या है हमारा लेंस का, ये हमारा क्या माध्यम का अपवर्तनांक 1/r1 - 1/r2। अब देखिए यहाँ पे ये तो हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। 1/f इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो जाएगा। 1 - 1 0, 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। तो यानी यहाँ पे फोकस आ जाएगा, अगर 1/f आया है 0, f आ जाएगा क्या 1/0, यानी क्या अनंत, अनंत आ गया। अब यहाँ से देखते हैं कि यानी जब किसी लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष के बराबर हो, यानी जो लेंस का अपवर्तनांक है वही अपवर्तनांक माध्यम का हो, तो क्या होगा, तो लेंस की फोकस दूरी अनंत हो जाती है, अर्थात यह समतल कांच के पटरी की भांति व्यवहार करने लगता है। ऐसे द्रव में डुबाया जाए तो लेंस दिखाई देना बंद हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं तीसरी स्थिति के बारे में। यदि लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ कांच से अधिक हो। अगर अधिक हो तो क्या होगा, देखिए अधिक हो तो प्रकृति ही चेंज हो जाएगी। कैसे, देखिए अगर मैं बात करूं उत्तल लेंस के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसी प्रकृति क्या है, प्रकाश को मोड़ने की, केंद्रित करने की। तो यहाँ पे मैं बात करूं 1/f इक्वल टू क्या होगा हमारा 1/f, अगर हमारा ये लेंस का और ये क्या हमारा उसके बाहर के माध्यम का -1, और फिर क्या होगा 1/r1 - 1/r2। ये तो हमारा फार्मूला है। अब मुझे ये बताइए, अब ए हमारा क्या है, कम है, ए ज्यादा है, तो हमारा क्या होगा, ए पूरी वैल्यू क्या होगी, 1 से कम हो जाएगी, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऋणात्मक। और उत्तल लेंस के लिए ऋणात्मक मतलब क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या हो गई, बदल गई। जबकि हमारा इसका काम क्या है, उत्तल लेंस का काम होता है प्रकाश को एक जगह केंद्रित करना, पर अब ये क्या करेगा, अब इसे फैलाएगा, यानी इसकी फोकस दूरी कहाँ हो जाएगी, ऐसे निकल जाएगी प्रकाश, यानी पीछे हो जाएगी। वही यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में। जो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि कांच अपवर्तनांक क्या दिया है, 1.5 दिया है। एक कांच है, इसका अपवर्तनांक क्या दिया गया है, मैं इसको n2 बोल रहा हूँ, हमारा 1.5 है। यहाँ पे कह रहा है कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या दिया है, यानी r1 भी क्या दिया हमारा 20 सेंटीमीटर, और r2 हमारा क्या होगा, ए हमारा हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। देखो कैसे, अगर हमारा ए लेंस है ना, अगर ये 20 है, इधर धनात्मक है तो इधर वाला क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा 20। इसे 1.75 यानी जो हमारा n1 है माध्यम, वो क्या 1.75 वाले द्रव में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस दूरी की प्रकृति क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, क्या होगी, 1/f बराबर हो जाएगा n2, n2 क्या हमारा लेंस का 1.5 अपन n1, 1.75 -1, 1/r1 1/20 -1/r2 1/-20। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/f बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1.5 - 1.75 अपान क्या हो जाएगा 1.75, ये हो गया। यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका 2/20, यानी क्या हो जाएगा हमारा 1/10 हो जाएगा। अब आइए देखते हैं
1 बाय जो एफ आएगा वो आ जाएगा हमारा क्या, 1 बाई एफ जो आएगा यहाँ पे, हमें फोकस दूरी तो निकालनी है। कह रहा है कि डुबोए जाए तो द्रव में फोकस दूरी और प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पे, देखिए यहाँ पर हमारे पास बचेगा 0.25 बचेगा, नीचे क्या है 1.75 मल्टीप्लाई बाई क्या 10 है। एक काम करते हैं, ऊपर क्या लिख सकते हैं 25/175 लिख सकते हैं इसको, इंटू 1/10। तो यहाँ से कैंसिल होगा, कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/7 इंटू 1/10। ये कितना हो गया हमारा, 1 फोकस दूरी, जो हमारी फोकस दूरी आई 1/f है, ये बराबर आ जाएगी 1/70, यानी फोकस दूरी कितनी आ गई हमारी 70 सेंटीमीटर। पर यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, देखिए जब सॉल्व किए यहाँ निगेटिव आएगा, ये देखिए निगेटिव आएगा क्योंकि ऋणात्मक आएगा, तो इसको ऋणात्मक लिख देते हैं, ऋणात्मक यानी प्रकृति क्या हो गई, ये हमारा क्या आ गया -70 सेंटीमीटर आया है। यानी जो हमारी प्रकृति आई है वो क्या आई है, अवतल लेंस वाली प्रकृति आई है, यानी प्रकाश को दूर भगाने वाली। और कितनी आई है 70 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए हमारा 70 सेंटीमीटर आ गई, यानी जो है फोकस दूरी क्या है हमारे 70 सेंटीमीटर, और प्रकृति क्या होगी, अवतल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। अब वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे बात है कि जो हमारी फोकस दूरी है ना, देखिए 1/f वो बराबर क्या है n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो हमारा फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पे वक्रता त्रिज्या पर निर्भरताएं, अब यहाँ पे वक्रता त्रिज्या किस तरीके की है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, वो इसकी प्रकृति को भी कई बार डिसाइड करेगा, कई बार नहीं हर बार डिसाइड करेगा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं अवतल लेंस के लिए, उत्तल लेंस की बात कर लूंगा क्योंकि हम लोग जनरली उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा हमारा एक, अगर ये हमारा क्या है धनात्मक होगा, अगर मैं +r1 बोलूं ये हमारा क्या होगा ऋणात्मक होगा, क्योंकि इसका इधर होगा ना वक्र त्रिज्या, -r2 बोलता हूं तो देखिए 1/r1 माइनस 1/r2 क्या होगा, -1/r2 हो जाएगा। ये पूरा क्या आ जा रहा है, धनात्मक आ जा रहा है। चलिए आइए आगे बात करते हैं, यहाँ पे उसी चीज के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में कहानी बदल जाती है। अवतल लेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा अवतल लेंस में क्या होता है, हमारा ए वाला हमारा क्या है ऋणात्मक है r1, क्योंकि इधर इसका है, r2 हमारा क्या है धनात्मक है, तो क्या लिखेंगे 1/r1 यानी ऋणात्मक हो गया, r1 माइनस 1/r2, अब पूरा क्या आ जा रहा है ऋणात्मक आ जा रहा है ना। अब हम बात करेंगे कुछ विशेष स्थिति के बारे में। पहली क्या है हमारी कंडीशन, देखिए यदि लेंस का निर्माण में प्रयुक्त कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तथा लेंस के दोनों पृष्ठ की वक्र त्रिज्या क्या है r1 बराबर r2 बराबर r है, तो क्या होगा हमारा, तो देखिए अगर हमारी वक्र त्रिज्या कह रहा है कि क्या है 1.5 है, तो क्या होगा हमारे पास 1/f इक्वल टू क्या होगा 1.5 मतलब क्या हो गया 1.5 माइनस 1 1/r1 1/r माइनस 1 बाई क्या होगा -r। मगर मैं उत्तल लेंस लेता हूं तो कोई भी आप लेंस ले सकते हैं, पर अगर मैं उत्तल लेंस की बात करूं या दोनों ले सकते हो, दोनों के बारे में गणना कर सकते हो। चलिए मैं उत्तल लेंस के बारे में बात करता हूं। यहाँ पे 1/f इक्वल टू क्या होगा, यहाँ बचेगा हमारा 0.5, यहाँ क्या बचेगा आपका 2/r, यहाँ से हो जाएगा a हमारा 0.5 मतलब क्या होगा 1/2, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 2/r। तो यहाँ देखिएगा हमारा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/f आया है, f बराबर किसके आ गया r के आ गया। ये हमारी पहली कंडीशन है, यानी अतः स्पष्ट है कि इस स्थिति में उत्तल अथवा अवतल की फोकस दूरी दोनों के लिए काम करेगा, के लिए उसका वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी, उसकी जो फोकस दूरी होगी क्या होगी वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी। अब दूसरी कंडीशन की बात करें, यदि किसी उत्तल या अवतल लेंस का एक पृष्ठ समतल कर दिया जाए, चलिए मैं उत्तल लेंस लेता हूं पहले, ये हो गया और एक समतल हो गया हमारा लेंस, एक हमारा उत्तल एक समतल कर दिया मैंने, कह रहा है R1 अगर अनंत कर दिया जाए, R1 अनंत का मतलब क्या हो गया हमारा ये वाली संरचना, ये वाला R1 को अनंत कर R1 इक्वल टू क्या अनंत होगी, तथा अन्य पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या क्या होगी R2 होगी, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है R2 है, तो कह रहा है कि ऋणात्मक होगी लेंस का अपवर्तनांक का सूत्र R1 व R2 का मान रखने पर। एक बार रख लेते हैं हम लोग, क्या करते हैं अब इसकी फोकस दूरी देखते हैं, 1/f इक्वल टू क्या होगा हमारा 1.5 माइनस 1, ये रखना है ना हमें, अच्छा ये नहीं रखना है तो पहले 1.5 रखते हैं, 1.5 रख के तुम्हें देखना है यहाँ पे 1/r1, r1 क्या है 1 अनंत है, माइनस r2 क्या है, r2 हमारा क्या है -r2 है, क्योंकि इधर है ना r2 हमारे इधर है, तो होगा 1/f इक्वल टू बचेगा, ये तो 1/2 हो गया हमारा, ये क्या हो गया
1 बाई अनंत मतलब 0, ये क्या होगा प्लस 1 बाई R2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एफ जो हमारा आ जाएगा वो 2R2 के बराबर आ जाएगा। यानी उस कंडीशन में जो फोकस दूरी आएगी वह वक्रता त्रिज्या के डबल के बराबर आ जाएगी। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। अब देखिए प्रतिबिंब बनने के सिंपल नियम होते हैं। एक हमारा क्या होता है, जो भी प्रकाश की किरण, देखिए जो भी प्रकाश की किरण फोकस से होके जाएगी वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, पहली चीज। ठीक है ना। अब चाहिए तो प्रकाश की किरण अगर फोकस पे आती हुई अवतल लेंस के लिए क्या होगी, आती हुई जो प्रतीत हो रही है वो क्या हो रही है, अपवर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, क्योंकि इसका क्या है, आभासी फोकस होता है, इसका वास्तविक फोकस होता है उत्तल लेंस का। अब दूसरी जो स्थिति होती है, ध्यान रखिएगा, ये तो हमने देख ही लिया, ये हमारा क्या है, जो हमारे पास प्रकाश की किरण समांतर आ रही है ना, वो क्या होगी, अपवर्तन पश्चात मुख्य अक्ष से जाएगी। जो प्रकाश की किरण समांतर आ रही है वो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि हमारा दूसरा क्या है, ये हमारा अवतल लेंस है। आइए बात करते हैं तो तृतीयक नियम के बारे में बात करते हैं। जो भी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होके जाएंगी वो क्या होंगी, वो अपने रास्ते से विचलित नहीं होंगी, वो अपने रास्ते से विचलित नहीं होंगी। इन तीन नियम की मदद से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। आइए बात करते हैं, चतुर्थ नियम भी दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। चतुर्थ नियम कह रहा है कि देखिए यहाँ पे हमने एक प्रकाश किरण कहाँ से डाली, देखिए यहाँ से डाली। अब एक क्या हुआ, अपवर्तन पश्चात कहाँ गया, वो जो है मुख्य अक्ष के क्या हो गया, समानांतर हो गया। यानी कहाँ से डाला गया होगा, फोकस से डाला गया होगा। और दूसरे प्रकाश किरण हम लोग कहाँ से डाल रहे हैं, सी से डाल रहे हैं, तो यहाँ कहीं प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस तल पे बन रहा है। यहाँ देखिए क्या लिखा गया है, परस्पर समांतर परंतु मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात लेंस के फोकस तल पर स्थित किसी बिंदु पर या तो मिलती है या तो मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे कहानी थोड़ी बदल ली है, देखिएगा यहाँ पे जो हमारे पास जो प्रकाश किरण आ रही है समांतर आ रही है दोनों, देखिए समांतर, ठीक है ना। तो ये अपवर्तन के पश्चात कहाँ मिलती है, मुख्य फोकस के तल पे, मुख्य फोकस के तल पे मिलती है। चलिए आगे बात बढ़ते हैं, बात करते हैं, कई स्थितियां हैं, एक एक करके देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं अनंत पर अगर वस्तु रखी गई है, तो जो हमारे पास यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं उत्तल लेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर अनंत पे वस्तु रखी गई है तो कहाँ बनेगी, फोकस बनेगी F2 पर, वास्तविक उल्टा और बहुत छोटा, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे वस्तु बन रही है तो क्या बनेगा, छोटा ही बनेगा। अब बात करते हैं 2F1 के पीछे, यानी अनंत और 2F1 के पीछे अगर रखेंगे तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा, कहाँ बन रहा है, देखिए फोकस और 2F2 के बीच क्या बन रहा है, बड़ा है छोटा है, वास्तविक और उल्टा बन रहा है। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर इस पे रखें 2F2 पे रखें तो ये बनेगा 2F2 पे बनेगा। अगर 2F1 पे रखें तो 2F2 पे बनेगा, जितना बड़ा इसकी साइज है उतनी बड़ी इसकी साइज होगी, वास्तविक और उल्टा और समान साइज का। उसके बाद अगर हम लोग आगे प्रकाश अगर वस्तु बढ़ाएंगे तो हमारा इसका प्रतिबिंब बनेगा वो 2F2 के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। 2F2 के पीछे वास्तविक बड़ा, वस्तु से बड़ा व उल्टा। उसके बाद क्या है हमारा, अगर F पे रखेंगे ना तो कहाँ बनेगा, अनंत में बनेगा, वास्तविक वस्तु से बहुत बड़ा व उल्टा। अगर मैं बात करूं लेंस के F2 और मुख्य फोकस के बीच रखेंगे, अगर F2 यानी F1 और मुख्य फोकस, दोबारा इस बात को बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे कहानी ऐसी है कुछ, मैं F1 और इसके प्रकाशिक केंद्र के बीच अगर रखा जाए तो क्या होगा, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु के पीछे आभासी, सीधा और आवर्धित, यानी बड़ा बन रहा है। अब बात करते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब अवतल लेंस का भी देख लेते हैं कैसे उसमें प्रतिबिंब बनता है हमारा। तो देखिए अवतल लेंस की दो कहानियां ही होंगी, एक अनंत पे, एक क्या होंगे, अनंत से अतिरिक्त कहीं पर भी। तो अगर अनंत पे रखेंगे तो यानी प्रकाश किरण कैसे आएगी, समांतर आएगी। तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष पे बनेगा, यानी आभासी बन रही है, छोटी बन रही है। सीधा आभासी, सीधा और वस्तु से क्या छोटा। दूसरी कंडीशन क्या होगी, हमेशा हमेशा क्या बनेगी, आभासी बनेगी। देखिए यहाँ पे बाकी सभी स्थिति में क्या बन रही है, आभासी बन रही है, छोटी बन रही है और सीधी बन रही है। क्या बन रही है, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यहाँ पे लेंस सूत्र। तो हमारा लेंस का सूत्र होता है 1/b - 1/u इक्वल टू होता है 1/f। ये हमने वहां भी बताया था, पहले बता चुका हूं। तो v है वो हमारा है प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, u क्या है हमारा, प्रकाशिक केंद्र से, u हमारा है प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, v क्या है प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी, f क्या है हमारा फोकस दूरी। चलिए
आगे बात करते हैं, ये हमारा क्या होता है, अवतल और उत्तल दोनों के लिए क्या होता है, हमारा यही संबंध होता है। अब बात करते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है, अभी हमने देखा प्रतिबिंब का बनना, तो रेखीय आवर्धन को हम तो एम से लिखते हैं, ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई, यही बराबर होता है v बाई यू के। ये हमारे लेंस के लिए क्या है, रेखीय आवर्धन है। अगर m जो है हमारा ज्यादा है एक से, इसका मतलब क्या है, वस्तु का जो इमेज है ना, आई बड़ा है किससे, ओ से। अगर m की वैल्यू, मतलब m की वैल्यू कम है एक से, इसका मतलब जो हमारा वस्तु की लंबाई है, जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है ना, वो वस्तु से छोटा होगा। अगर m बराबर 1 है, इसका मतलब क्या है, जो प्रतिबिंब की लंबाई है वही क्या है, वस्तु की लंबाई। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। बात करते हैं लेंसों का रेखीय आवर्धन m और फोकस दूरी f होता है u अथवा v के पदों में। अब देखिए, अगर हम लोग आवर्धन क्षमता को ही f, u और v के पदों में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। देखिए हमारे पास जो आवर्धन क्षमता है m, वो क्या है, बराबर है I बाई यू, या इसको लिखते हैं v बाई यू। अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला 1 बाई बी इक्वल टू होता है 1 बाई यू माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए इसको अगर लिखें लिख सकते हैं u माइनस वी अपान यू बी इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई एफ होगा। तो देखिएगा, इसको हम चाहें तो एक अलग तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको चाहूँ तो इसको ऐसे लिख दूँ। देखिए यहाँ पे हमें ये है ना, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे भी ऊपर भी u का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ भी u का और यहाँ भी, दोनों तरफ क्या u का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, यानी गुणा कर दे रहा हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे बचेगा u बाई बी माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, u बाई एफ होगा। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं, तो u बाई वी है उसको क्या लिख सकते हैं, u बाई एफ प्लस 1 हो जाएगा, तो यानी हमारा u बाई वी जो आ जाएगा वो आ जाएगा u प्लस एफ अपान एफ। हमारा v बाई यू जो होगा वो हो जाएगा f अपान एफ प्लस यू, ये हमारा होगा। अब देखिए यही तो हमारा क्या था, रेखीय आवर्धन था। m इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास एक और फार्मूला आ गया f प्लस यू। अब चाहो तो इसको एक अलग तरीके से लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता होती है, इसको बोलते हैं आवर्धित करने की, यानी जो प्रकाश किरण आ रही है उसको कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की, यानी अपसरित या अभिसरित करने की जो क्षमता होती है उसको कैसे निकालते हैं, इसको पावर, यानी पावर बोलते हैं किसी भी लेंस का। ये होता है 1 बाई एफ के बराबर, यानी उसे फोकस दूरी के बराबर होती है। पर हमेशा ध्यान रखिएगा, फोकस दूरी क्या लेंगे, मीटर में लेंगे, और जो इसका यूनिट आती है वो आती है डायोप्टर, या इसको बोलते हैं मीटर इनवर्स, इसकी यूनिट होती है। तो ये बताती है कि कोई भी हमारे पास जो लेंस है वो कितनी ज़्यादा क्षमता की है। अगर हमारी इसका इसका मान अगर धनात्मक आ गया तो यानी प्रकाश को क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, यानी उत्तल लेंस की तरह काम कर रहा है। अगर इसकी वैल्यू ऋणात्मक आ गई, इसका मतलब क्या कर रहा है, अवतल लेंस यानी प्रकाश को डाइवर्ज कर रहा है। ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है एक लेंस की फोकस दूरी क्या है, -20 सेंटीमीटर। क्या है इसका मतलब, अवतल लेंस है, तो कह रहा है कि लेंस की क्षमता क्या होगी, पावर इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई एफ। एफ मतलब क्या, 20 सेंटीमीटर दिया, 10 की पावर -2 मीटर में करेंगे तो क्या होगा, पी इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये 100 अपन क्या 20 पर माइनस में, क्योंकि ऊपर जाएगा 100 हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -5 डायोप्टर। ये हमारा क्या आ गया, इसकी क्षमता आ गई। चलिए आइए बात करते हैं, जब दोनों लेंस क्या हो, उत्तल हो, तो अगर दोनों लेंस उत्तल है मतलब दोनों क्या करें, प्रकाश को एक बिंदु पे केंद्रित कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका जो कुल फोकस आएगा वो जाएगा पहले का फोकस प्लस दूसरे का फोकस, ये हमारा F1 प्लस F2 हो गया। अगर मैं बात करूँ इसकी क्या होगी, लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो 1 बाई एफ क्या होगा, पावर होगा, क्षमता, ये हमारा P1 प्लस P2 के बराबर हो जाएगा। अब आइए देखिए, आगे जो हमारा अगला है, हमारा अगला क्या दिया है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब एक लेंस उत्तल और दूसरा क्या हो, अवतल हो, यानी जो हमारा कुल फोकस होगा वो क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ 1, पहला हमारा धनात्मक है पर दूसरा क्या हमारा ऋणात्मक है, 1 बाई एफ 2, यानी जो पावर आएगी, जो लेंस की क्षमता आएगी वो क्या होगी, P1 माइनस P2 के बराबर हो जाएगी। आइए बात करते हैं तीसरे के बारे में, जब दोनों लेंस क्या हो, अवतल हो। अगर दोनों लेंस हमारे अवतल हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हमारे पास यहाँ देखें तो 1 बाई जो एफ आएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, -1 बाई एफ 1 -1 बाई एफ 2। अगर दोनों हमारे पास अवतल हैं तो ये कहानी बन जाएगी। अब अगले की बात करते हैं संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त क्षमता। संयुक्त क्षमता भी हमने निकाल लिया था। अगर हमारे पास दो लेंस क्या हो, उत्तल लेंस हो, तो हमारे पास क्या है, 1 बाई एफ आ रहा है, 1 बाई एफ 1, और दूसरा क्या आ रहा है, प्लस 1 बाई एफ 2 आ रहा है। तो क्या होगी, जो क्षमता आएगी P बराबर आ जाएगी P1 प्लस P2, क्योंकि 1 बाई एफ को क्या बोलते हैं, P1 बोलते हैं। अब इस विशेष स्थिति क्या है, यदि समान फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंस को परस्पर निकट लाया जाए तो निर्मित संयुक्त लेंस की क्षमता शून्य हो जाएगी। कैसे होगी, देखिए हमारे पास उत्तल लेंस है, एक हमारे पास क्या अवतल लेंस है।
इसकी फोकस एफ है और इसकी भी फोकस क्या एफ है, तो हमारी जो कुल फोकस होगी ना वो क्या होगी 1/f माइनस 1/f, या मैं इसको लिखूँ पावर, कुल पावर क्या होगा p माइनस पी, क्या हो गया 0 हो गया, p1 माइनस p1, ऐसे लिख सकते हैं ना। f1 और इसको f2 लिख सकते हैं, पर f1 f2 क्या है बराबर है, इस कंडीशन दिया गया है, तो हमारा क्या होगा p1 p2 भी क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि p1 बराबर p2 होगा, पर एक ऋणात्मक होगा एक धनात्मक होगा, क्योंकि हमारा जो उत्तल लेंस होता है प्रकाश को क्या करता है एक जगह मोड़ता है, जबकि अवतल लेंस हमारा प्रकाश को विक्षेपित करता है, मतलब अलग अलग फैलाता है, विक्षेपित करना गलत हो जाएगा, फैलाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे बात करें लेंस की फोकस दूरी का न्यूटन सूत्र। लेंस ने क्या बोला, सॉरी लेंस का फोकस दूरी का न्यूटन का सूत्र, न्यूटन ने क्या बोला समझते हैं। न्यूटन ने सिंपल सी बात बोली, बोली कि अगर हमारे पास यहाँ पे वस्तु रखा गया है, ठीक है ना, अगर वस्तु और फोकस के बीच की जो दूरी है वो क्या है x1 है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, ये x1 है और यहाँ पे फोकस और प्रतिबिंब के बीच की जो बनी दूरी क्या है वो x है, जो हमारा x और x1 का गुणनफल होगा वो बराबर होगा f और f डैश के बराबर, यानी इस और इसके बराबर, यहाँ से इसकी दूरी और यहाँ से इसकी दूरी के बराबर होगा, ठीक है। यही जो है न्यूटन ने बोला। अब बात करते हैं विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। अब देखिए विस्थापन विधि क्या है, जिसकी मदद से हम किसी भी लेंस की फोकस दूरी निकालते हैं। तो देखिए विस्थापन विधि क्या है कि हमारे पास लेंस रखते हैं और उसको उसमें जो वस्तु है ना उसकी जो दूरी है ना अलग अलग बिंदु पे रख के उसको निकालते हैं कि कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, उसकी मदद से क्या करते हैं फोकस दूरी निकालते हैं। तो यहाँ देखिए यदि दो पिनों के मध्य की दूरी लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक हो तो उन दोनों पिनों के मध्य लेंस की दो स्थितियों में एक पिन का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब दूसरे पिन पर बनता है। ये होता ही हमने देखा है उत्तल लेंस में। यदि दोनों पिनों के मध्य की दूरी a और लेंस के दोनों स्थितियों के मध्य की दूरी d हो तो लेंस का फोकस दूरी का जो मान होगा क्या होगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये याद रखिएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 4a। अब देखिए अब इसमें किसी जो कार्य विधि हो क्या है, उत्पत्ति की बात करते हैं, प्रूफ। तो हमें यहाँ पे प्रूफ तो करना नहीं है, बस आप याद रखिए इसको। बट अगर मैं बात करूँ जो है संरचना की, लेंस तथा दर्पण की संयोजन, समतल दर्पण का सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। अब पहले पर यहाँ पे एक बार चीज देख लेते हैं, जो उत्पत्ति इसकी हुई है, ये हमने क्या किया है कि जो वस्तु है उसकी अलग अलग दो स्थिति रखी और उसके प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एक ही बिंदु पे जब यहाँ रखा गया तो उसका अगर प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, इसका मतलब अगर यहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वहां बनना चाहिए, उस कंडीशन को लेके ये फार्मूला बनाया गया है। चलिए अब बात करते हैं लेंस तथा दर्पण का संयोजन। अब यहाँ से कह रहा है समतल दर्पण की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। अब अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है समतल लेंस की मदद से ज्ञात करना, तो यहाँ पे कैसे ज्ञात किया गया है, देखिए वस्तु यहाँ रखा गया है। अब